नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। गाइज़, हमने पहले वीडियो बनाई थी कि अगर आप बिना नक्शे के मकान बनाते हैं तो आपको क्या-क्या परेशानी आ सकती हैं। इस पे डिटेल्ड वीडियो बनाया हुआ है, तो वह आप जाकर देख सकते हैं। आज हम बात करेंगे कि अगर आपने कोई मकान बनाना है, तो आपको अपना नक्शा कैसे पास कराना है। गाइज़, अगर आप मान लीजिए किसी भी कॉलोनी में रहते हैं जो कि पार्ट है या तो लेआउट अप्रूव्ड लेआउट प्लान का, या कोई स्पेशल एरिया है, या कोई अनऑथराइज्ड रेगुलराइज्ड कॉलोनी है, या कोई विलेज या लाल डोरा का एरिया है, और वहाँ पर जो है आप अपना मकान बनाना चाहते हैं, तो आपको क्या करना है, अपना नक्शा किस प्रकार से पास कराना है। गाइज़, पहले आपको एमसीडी जाना पड़ता था। नक्शा पास कराने के लिए आपको वहाँ पे अपनी फ़ाइल भेजनी पड़ती थी, उसमें काफ़ी समय लगता था, और काफ़ी समय लगने के बाद आपका नक्शा पास हो पाता था। आपको काफ़ी रिश्वत वगैरह भी देनी पड़ती थी इस चक्कर में। यह देखते हुए अब दिल्ली में अगर आपने नक्शा पास कराना है तो इसका प्रोसेस काफ़ी सरल कर दिया है, और इसको जो है सरल स्कीम कहते हैं, जिसमें आप 105 गज तक के प्लॉट का नक्शा पास करा सकते हैं। गाइज़, मेरी मानिए, ये बहुत ही आसान तरीका है। इसके अंदर जो है अब आपको एमसीडी के दफ्तर में नहीं जाना है। अगर आपने अपना नक्शा पास कराना है, तो आप सीधा जो है किसी आर्किटेक्ट को कॉन्टैक्ट कीजिए। वह आर्किटेक्ट जो कि अप्रूव्ड होना चाहिए एमसीडी से, तो आप उसके पास जाएंगे और वह जो है आपका नक्शा पास करवा देगा। गाइज़, इसके लिए सिंपल सा फॉर्मेट है। इसमें आपको क्या करना है कि आपने एक जो आर्किटेक्ट आपने हायर किया है, वह दो तरीके की अंडरटेकिंग देता है। एक तो इंटीमेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन स्टार्ट, यानी कि जब आप कंस्ट्रक्शन को स्टार्ट करते हैं वह इंटीमेशन देता है, और दूसरा जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है तो इंटीमेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है वह देता है। बेसिकली गाइज़, अब ये हो गया है कि अब एमसीडी ने ये सारा का सारा काम जो है, जो उनके रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट है उनको दे दिया है। अब इसमें उनका इंटरवेंशन नहीं है। जब आपने नक्शा पास कराना है तो आप किसी एक आर्किटेक्ट को हायर करेंगे। वह आर्किटेक्ट जो है जब आपका नक्शा बना लेगा, जो कि आप उसको बनाना है, बेसिकली उसको जनरल बिल्डिंग रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि मान लो क्या साइज़ प्लॉट का है, कितने उसके प्लॉट में जो कमरे बन सकते हैं, कितनी उसमें ड्वेलिंग यूनिट बन सकती हैं, क्या उनका साइज़ होना चाहिए, उसके लिए जो है आपको कोई आर्किटेक्ट, इंजीनियर या सुपरवाइज़र हायर करना पड़ेगा। वह जो है सारी ड्राइंग्स बनाएगा और आपकी अंडरटेकिंग लेगा। अंडरटेकिंग जो बेसिकली होगी गाइस, वह अंडरटेकिंग ये बताएगी कि जो आप जो हैं उसके लॉफुल ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के, और जो वो है किसी भी अप्रूव्ड स्कीम, जैसे कि मान लो कोई प्रोजेक्ट के अंडर में नहीं आ रहा है, या कोई डिस्ट्रिक्ट पार्क वहाँ पे नहीं बनना है, या कोई आपने जो है वह जो है रोड वाइडनिंग के अंदर में नहीं आ रहा है, या कोई कम्युनिटी फैसिलिटीज़ वहाँ पे नहीं है, ये नहीं होनी है। बेसिकली ये कि आपका जो भी आपका जो अंडरटेकिंग देंगे उसमें आप सारी की सारी चीज़ें लिखेंगे कि ऐसा किसी पार्ट पे हमारी जो है बिल्डिंग जो है, जो मकान बना रहे हैं, वह नहीं पड़ता है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो है उसकी फ़ीस जो है कैटेगरी वाइज है, ए और बी कैटेगरी की डिफरेंट है, सी एंड डी की डिफरेंट है, ई एफ जी एंड एच तरह की कॉलोनीज़ जो हैं उनकी जो फ़ीस जो है डिफरेंट है। वह जो है आप फ़ीस जो है सबमिट करेंगे। उसके साथ में आपको जो क्या करना है, एक स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट देना है, और वह से जो स्ट्रक्चर सेफ्टी सर्टिफिकेट है वह इंडिमनीफाई करेगा एमसीडी को, कि अगर मान लो कोई किसी तरीके का मिसहैप होता है तो उसमें एमसीडी की कोई जिम्मेदारी नहीं है। भाई, इस तरीके के सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद में आर्किटेक्ट जो है अप्लाई करता है। अप्लाई करने के बाद जो है आप जो है अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर सकते हैं, और वह कंस्ट्रक्शन आपको अपने 5 साल के अंदर पूरी करनी है। अगर आप वह कंस्ट्रक्शन जो है 5 साल के अंदर पूरी नहीं करते हैं तो आपके ऊपर गाइस पेनल्टी लग सकती है, और आपको जो है दोबारा से उसको रिवैलिडेट कराना पड़ेगा। गाइस, जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो आप जो है इंटीमेशन ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन देंगे। उसमें वह भी आर्किटेक्ट ही देगा, उसमें वह लिखेगा बेसिकली कि क्या कहते हैं, कंस्ट्रक्शन हमारी कंप्लीट हो गई है, फ़ोटोग्राफ्स लगाएगा उसके साथ में, और जो स्ट्रक्चर स्टेबिलिटी सर्टिफिकेट लगाएगा कि ये जो बिल्डिंग जो है स्ट्रक्चरली सेफ़ है। बेसिकली ये किया क्या गया है कि अब जो है जितना भी कुछ आपने करना है वह सब कुछ आपने ही करना है। आप इसमें एमसीडी को इंडिमनीफाई कर देते हैं। सब कुछ करिए, आप मकान बना रहे हैं, कोई पड़ोसी का मकान गिर गया या कोई मिसहैप हो गया तो उसकी ज़िम्मेदारी अब आपकी होगी, एमसीडी की कोई ज़िम्मेदारी नहीं होगी। सरल फॉर्म के अंदर जो है अब काफ़ी नक्शे पास हो रहे हैं, और आप आसानी से अपना मकान बना सकते हैं। गाइस, सरल फॉर्म को के अंदर जब भी आप अप्लाई करेंगे तो गाइस कुछ चीज़ों का ज़रा ध्यान रखें, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। जो लोग बाग नक्शा पास कराते हैं, आर्किटेक्ट लोग जो हैं वह गलत डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, और उन गलत डॉक्यूमेंट्स को लगाने के बाद में आपका नक्शा तो पास हो जाता है और आपके पैसे भी लग जाते हैं, और फिर जब वह नक्शा रिवोक होता है तब आप लोगों को काफ़ी दिक्कत आती है। क्योंकि एमसीडी ने तो अब आपने आपको इंडिमनीफाई करा लिया आपसे, उन्होंने आपसे अंडरटेकिंग ले ली, सारी जिम्मेदारी आर्किटेक्ट
आर्किटेक्ट की है और आपकी है, क्योंकि आप मकान बनाते हैं, आप लाखों करोड़ों रुपए लगाते हैं। तो गाइज़ मैं आपसे कहूँगा कभी भी गलत ट्रैक को ना चुनें। आर्किटेक्ट को ये ना कहें कि वह गलत डॉक्यूमेंट्स लगाए, क्योंकि अगर उसने गलत डॉक्यूमेंट्स लगा के आपका नक्शा पास कराया, क्योंकि आप जानते हैं आजकल कंप्लेनेंट बहुत सारे हो गए हैं और कंप्लेनेंट कंप्लेंट करते हैं, अगर वह फ़ाइल खुल गई और उसके बाद एमसीडी ने इंस्पेक्ट किया और पाया कि डॉक्यूमेंट्स गलत थे जिनके आपने नक्शा पास कराया, तो वह आपका नक्शा जो है रिवोक कर सकते हैं। और रिवोक करने के बाद में क्या करेंगे, आपकी कंस्ट्रक्शन फिर अनऑथराइज हो जाएगी। आपका जो पैसा लगा है वह सारा का सारा चला जाएगा। एमसीडी उस बिल्डिंग को डिमोलिश कर सकती है, आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कार्रवाई होती है, उसको एमसीडी डीपैनल कर देती है। पर गाइज़ इसमें आप जो मकान बना रहे हैं, मेरा कहना लैंड ओनर से यही है कि आप अपना मकान बना रहे हैं तो आप इस बात का ध्यान रखें कि कोई भी डॉक्यूमेंट जो है गलत ना लगे, जो भी डॉक्यूमेंट लगें सही लगें। कोई भी चीज़ आप एमसीडी से कंसील ना करें, क्योंकि ये मान के चलिए कि 80% केसेस में जो है इस तरीके से होता है कि लोग बाग गलत प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स लगा देते हैं, नक्शा पास करा लेते हैं, गलत सब डिवीज़न दिखाते हैं, उसको जो अगर सब डिवीज़न है तो उसको लेआउट प्लान में मार्क नहीं कराते हैं। तो इस तरीके की हरकतें आर्किटेक्ट लोग करते हैं, नक्शा पास हो जाता है। लेकिन अब जो है कंप्लेनेंट होने की वजह से और इस तरीके के गलत काम होने की वजह से काफ़ी सारे आर्किटेक्ट भी डीपैनल हो गए हैं और लोगों की कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो गई है। गाइज मैं एडवोकेट हूँ और मेरे एक मित्र थे, उन्होंने भी ऐसे ही अपना नक्शा आर्किटेक्ट के थ्रू पास कराया था। ही इज़ ऑल्सो एन एडवोकेट। तो उनका भी जो है बिल्डिंग प्लान जो है कैंसिल हो गया, उनकी कंस्ट्रक्शन उन्होंने करोड़ों रुपया बिल्डिंग बनाने में लगाया, अब सारी की सारी कंस्ट्रक्शन अनऑथराइज हो गई है। अब वह डॉक्यूमेंट जो थे नकली थे, तो वह डॉक्यूमेंट्स लग भी नहीं सकते हैं। तो अब उसके पास एक ही ऑप्शन है रेगुलराइज कराने का। रेगुलराइज में भी वही सारे डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं जो कि सैंक्शन बिल्डिंग प्लान कराने के लिए चाहिए होते हैं। तो गाइज ना तो उसकी बिल्डिंग रेगुलराइज हो सकती है, अब प्रैक्टिकली उसकी बिल्डिंग जो है अनऑथराइज हो गई। इसमें गलती आर्किटेक्ट की है, उसने नहीं बताया कि किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स लगने चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने चाहिए। और सिंपल सी उसने डॉक्यूमेंट्स बेसिकली वह करते क्या है, अपनी फ़ीस लेते हैं, जो सरकारी फ़ीस जमा होती है फ़ीस जमा करते हैं, एक बार आपका नक्शा पास करा के दे देते हैं, फिर उनकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। गाइज़ मैं आपसे यही कहूँगा कि जिस भी आर्किटेक्ट को आप हायर करें, कम से कम उसको यह ज़रूर बोलें कि वह जो भी डॉक्यूमेंट्स लगा रहा है वह आपके अपने डॉक्यूमेंट्स लगाए। अंडरटेकिंग बड़ी सिंपल सी हैं, 2 फॉर्म हैं, सरल फॉर्म 1, सरल फॉर्म 2। पहली कंस्ट्रक्शन की इंटीमेशन है जिसमें आपने सारी अंडरटेकिंग दे दी कि ये किसी उसमें नहीं आ रहा, कहीं रोड वाइंडिंग में नहीं आ रहा, या किसी भी तरीके की उसमें कोई कम्युनिटी फैसिलिटी नहीं है। बेसिकली गाइज मैं आपको यह भी समझाता हूँ कि रोड वाइडनिंग में क्यों प्लॉट का क्या कहानी है। बेसिकली सारी कॉलोनीज जैसे अनऑथराइज कॉलोनी थी और उनको जो है अप्रूव कर दिया, तो अब अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी हो गई। तो जो अनऑथराइज रेगुलराइज कॉलोनी हो गई उसमें किसी रोड का साइज़ जो है फिक्स कर रखा है, अगर मान लो 30 मीटर फिक्स किया हुआ है और वहाँ पे उस टाइम प्रेजेंट में रोड 15 मीटर की है, तो क्या होगा, 7.5 मीटर इधर से और 7.5 मीटर दूसरी साइड से जो मकान बनेंगे उनको उतनी जगह छोड़नी पड़ेगी। तो गाइज़ जब हम मकान बनाते हैं, नक्शा पास करवाते हैं, तो हम इन चीज़ों को कंसील कर लेते हैं और कंसील करने की वजह से जब नक्शा रिवोक होता है तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होती और आपका मकान जो है आपके जेन्युइन तरीके से आपका पैसा खर्च होता है, जेन्युइन आपने मकान बनाया होता है, सिर्फ थोड़ी सी बेवकूफ़ी और थोड़ी सी एक्स्ट्रा जगह को कवर करने के चक्कर में जो कि आप मार्केट में आपकी पूरी कंस्ट्रक्शन जो है अनऑथराइज हो जाती है। गाइज़ मैंने आपको बताया है बिना नक्शे के, एक वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगर बिना नक्शे के आप मकान बनाते हैं तो आप किस किस तरीके की समस्याओं को झेल सकते हैं, क्या क्या समस्याएं आपको आ सकती हैं। इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि अब नक्शा पास कराना बड़ा आसान हो गया है, ना आपको एमसीडी के चक्कर लगाने हैं, सिंपल आर्किटेक्ट हायर करना है, वह आपका नक्शा पास कराता है। आर्किटेक्ट जो है वो अप्रूव्ड होना चाहिए एमसीडी से, नक्शा भी अपलोड होता है ऑनलाइन, सारे आपको अप्रूवल मिल जाते हैं, ना कोई विजिट होती है। लेकिन जब विजिट हो और अगर एज़ पर जो अंडरटेकिंग आपने दी है या जो आपने सबमिशन किया उसके हिसाब से नहीं होता तो आपका नक्शा रिवोक हो जाता है, आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, आर्किटेक्ट के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होती है। तो गाइज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर दिल्ली में आप रहते हैं, क्योंकि कंप्लेनेंट बहुत ज़्यादा है, ज़रूर आपके मकान की चेकिंग होगी ही होगी, तो आपसे एक यही रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना मकान बनाएं तो एक तो नक्शा पास करा के बनाएं और जो डॉक्यूमेंट्स आपने लगाए हैं उसी के हिसाब से जो है आप अपने मकान को बनाएं, क्योंकि नहीं करेंगे तो आपको समस्या आएगी। गाइज अगर फिर भी आपको कोई समस्या किसी प्रकार की दिल्ली में मकान बनाते वक्त एमसीडी वगैरह से आती है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। किसी भी तरीके से मैं कोई भी आपकी जो हेल्प कर होगी वो मैं कोशिश करूँगा कि आपकी हेल्प कर सकूँ। धन्यवाद दोस्तों।